साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। यही एक स्थिर विद्युत मॉडल है। इसके अनुसार धातु और लिगेंड के बीच जो बंध होता है वो आयनिक होता है। ये केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। जब कोई ऋणावेशित लिगेंड को हम देखते हैं तो उसको हम एक बिंदु आवेश के रूप में देखते हैं, और जब उदासीन लिगेंड को देखते हैं तो उसको द्विध्रुव के रूप में देखते हैं। यानी यहाँ पे हम ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में लेते हैं तथा उदासीन लिगेंड को एक द्विध्रुव के रूप में लेते हैं। और किसी विलगित गैसीय परमाणु, यानी धातु का विलगित गैसीय परमाणु है या फिर आयन है, उसके पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, यानी वो एक समभ्रंश अवस्था में रहता है। इसको डिजेनरेट या अपभ्रष्ट अवस्था भी कहते हैं। इसमें पांचों की ऊर्जा बिल्कुल समान रहती है। और ये अपभ्रष्ट अवस्था यानी ये समभ्रंश अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीयतः सममित क्षेत्र रहता है। यानी जब तक डी ऑर्बिटल के चारों ओर ऋणावेशों की एक सिमेट्री रहती है, स्फेरिकल सिमेट्री, तब तक तो ये समभ्रंश अवस्था में बने रहते हैं, यानी तब तक डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान रहती है। परंतु जब किसी ऋणावेशित लिगेंड या तो वो ऋणायन होगा या फिर द्विध्रुव अणु का ऋणात्मक भाग, जैसे H2O का O, NH3 का N, असम्मित हो जाता है तो वह डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था को समाप्त कर देता है और डी कक्षकों का आपस में विपाटन हो जाता है, यानी स्प्लिटिंग हो जाता है। यानी कुछ की ऊर्जा कम होती है, किसी की ऊर्जा अधिक हो जाती है। ये जो विपाटन है वो क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी किस तरह का क्षेत्र बनने वाला है, यानी किस तरह की उसकी ज्यामिति है, ये उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अष्टफल की उपसंयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टफलकीय उपसंयोजन समूह में 6 लिगेंड उसके धातु परमाणु के चारों ओर होते हैं, और जो अष्टफलकीय ज्यामिति होती है वो अक्षीय होती है, यानी x, y, z तीनों अक्षों में के सम्मित रहते हैं, माने तीनों अक्षों की दिशा में लिगेंड रहते हैं 6। तो अष्टफलकीय उपसंयोजन सत्ता में धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंड द्वारा घिरा होता है। धातु परमाणु के डी ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ये प्रतिकर्षण सम्मित नहीं होता है, यानी जो डी ऑर्बिटल अक्षों के सम्मित होते हैं, अक्षों से सीधे निर्दिष्ट होते हैं, उन पर प्रतिकर्षण अधिक होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में जो इकाई उनकी आकृतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और अक्षों के सम्मित इनमें 2 डी ऑर्बिटल होते हैं, एक तो dx² y², जो कि एक x अक्ष पे इसका लोब होता है और 2 लोब इसके y अक्ष पे होते हैं। तो ये अक्ष के सम्मित रहता है, और दूसरा dz² अक्ष के सम्मित रहता है। इसमें z समूह में ये रहता है और xy तल में एक वलय होता है। इस तरह से ये जो 2 डी कक्षक हैं ये अक्षों की सीध में रहते हैं। बाकी जो 4 कक्षक हैं वो अक्षों के बीच की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उन पर अधिक प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो इन 2 पर ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो जब प्रतिकर्षण अधिक होता है तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत dxy, dyz और dzx, इनके जो लोब्स हैं वो x और y के बीच में, क्रमशः y और z के बीच में,
और जेड और एक्स के बीच में लेते हैं। इसलिए इसमें लिगेंड से सीधे अक्षीय स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए इन पर प्रतिकर्षण तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसलिए इनकी ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र उसमें कम हो जाती है। क्योंकि जो गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र है उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। तो जो दो कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और तीन कक्षक जो डी एक्स बाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन इनकी जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, यानी गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में इनकी औसत ऊर्जा स्थिर रहती है। तो इसमें दो कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है और तीन कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। जिनकी ऊर्जा कम होती है उन्हें T2G के नाम से कहा जाता है, ट्रिपली डीजेनरेटेड T2G। ये तीन कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और जो दो डी कक्षक है जिनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हैं, ये डबली डीजेनरेटेड कहलाते हैं। इनको EG द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का लिगेंडों की निश्चित ज्यामिति की उपस्थिति में दो समस्याओं में विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। इन समस्याओं में जो ऊर्जा का अंतर है इसको डेल्टा O द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ पे डेल्टा हो गया एनर्जी चेंज का और O ऑक्टाहेड्रल प्रदर्शित करता है, माने ऑक्टाहेड्रल का पहला अक्षर O इसमें लेते हैं। इन पांचों कक्षकों की कुल ऊर्जा औसत ऊर्जा के बराबर होती है, और ये डेल्टा O बराबर क्या होगा, EG माइनस T2G। अब यदि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो चूंकि ऊर्जा समान रहती है, दो ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाती है और तीन की ऊर्जा घट जाती है, तो बढ़ी हुई ऊर्जा बराबर घटी हुई ऊर्जा। इनमें कुल अंतर कितना होता है, यानी दो डी ऑर्बिटलों की अधिक ऊर्जा प्लस में रहेगी और तीन ऑर्बिटलों की माइनस में रहेगी। तो इस तरह से ये इनका जो अंतर होता है वो इस तरह होता है कि जो EG ऑर्बिटल हैं इनकी ऊर्जा 3/5 भाग होगी, और जो T2G ऑर्बिटल है जो 2/5 भाग कम होगी। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 3/5 बराबर 3 गुणा 2/5। इस तरह से जो T2G कक्षक है इनकी ऊर्जा में 2.5 डेल्टा O की कमी होती है, और EG कक्षकों में 3/5 डेल्टा O की वृद्धि हो जाती है। यानी डेल्टा O क्या है, आपका दोनों के बीच का गैप है। जो दोनों के बीच का गैप है इसका मान लिगेंड तथा धातु आयन पर उपस्थित आवेश से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उस पर निर्भर करता है। यानी जो प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जो लिगेंड ज़्यादा प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो उनके प्रभाव में विपाटन अधिक होगा, यानी डेल्टा O का मान अधिक होगा, और जो लिगेंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करेंगे उनके प्रभाव में विपाटन कम होगा, यानी डेल्टा O का मान कम होगा। लेकिन ये जो अनुपात है ये अपनिश्चित रहता है, यानी T2G कक्षकों की ऊर्जा 2/5 डेल्टा O कम होती है, और EG कक्षकों की ऊर्जा 3/5 डेल्टा O बढ़ जाती है। यहाँ पे हम इसको डायग्राम से दिखा सकते हैं किस तरह से ये बढ़ती है, चित्र के अनुसार आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको डी ऑर्बिटल्स के आकार दिखाए हैं।
देखिए यहाँ पर डी एक्स डी वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीन जो ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों में इनकी जो लोब्स हैं आपके अक्षों के बीच बीच में हैं, इसलिए डायरेक्ट इसमें सीधा सीधा प्रतिकर्षण नहीं होता है। जबकि ये दो जो अक्ष हैं, दो डी ऑर्बिटल्स हैं ये अक्षों के सीधे में हैं, एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और अष्टफलकीय संकुल में आप देखें, यदि ये मेटल सेंट्रल मेटल आयन या एटम यहाँ पे है, तो यदि समतल में दो लिगैंड हैं तो दो लिगैंड इसके आगे रहेंगे और दो लिगैंड इसके पीछे रहेंगे। ये यहाँ पे हमने जो बेज द्वारा दिखाया गया है, नहीं जो मोटा होता हुआ आ रहा बाहर, ये लिगैंड जो दो लिगैंड हैं ये हमारे सामने की ओर दर्शाते हैं। ये जो छिद्रित लाइन वाले लिगैंड जुड़े हुए हैं ये हमारे पीछे की ओर हैं कागज तल के, और ये दो लिगैंड कागज तल पे हैं। यदि हम इनको एक्स वाई जेड अक्ष से अगर निरूपित करें तो हम ये पाते हैं कि इन जो दो डी ऑर्बिटल के सीध में ये दो लिगैंड रहेंगे आपके, जबकि बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये इनके बीच की स्थिति में रहेंगे, तो उनमें प्रतिकर्षण कम होगा। यहाँ पे आप ऊर्जा का वितरण देख रहे हैं। ये जो मुक्त धातु या आयन है, इसमें ये पांच आपके डिजेनरेट यानी समभरण से डी ऑर्बिटल हैं। जैसे ही ये गोली क्रिस्टल की सममिति में डी रहती है तो इनकी औसत ऊर्जा बढ़ जाती है, मैंने जो मुक्त आयन की तुलना में अधिक हो जाती है। लेकिन ये जो लिगेंड्स और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है उसके फलस्वरूप ये विपाटन हो जाता है, और ये जो वेरी सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ये इनकी औसत ऊर्जा को व्यक्त करता है। और जो ई जी यानी डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैं ये 3/5 डेल्टा ओ भाग बढ़ जाते हैं, इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है। जबकि टी टू जी यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की ऊर्जा 2/5 भाग कम हो जाती है। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाती हैं। यदि इनको देखें अपन तो 3/5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 6/5, और यहाँ पे ऋण 2/5 गुणे 3 करेंगे तो ये भी ऋण 6/5 हो जाएगा। ये धन 6/5 और ये ऋण 6/5 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इनकी जो औसत ऊर्जा का स्तर है वो बराबर रहता है। यहाँ पे जो आपको दिशाएं दिखाई दे रही हैं, एक्स अक्ष दिशा आपकी समतल में है, वाई हमारे पीछे है, और जेड समतल में है, वाई हमारे पीछे और एक्स हमारे सामने है। इस तरह से ये इसकी तीन स्थितियाँ हम यहाँ पे चित्र द्वारा देख सकते हैं। ये अकेला सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड के जो सममित गोली परत है आवेश है उसकी उपस्थिति में ये अब भी डिजेनरेट यानी संभ्रंश अवस्था में है, लेकिन लिगेंड के प्रभाव में ये विभाजित हो जाता है, विपाटित हो जाता है। इसी को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। अब ये विपाटन कितना होगा, इसमें डेल्टा ओ का मान कितना होगा, ये आपके लिगेंड की शक्ति पर प्रभावित करता है। लिगेंड यदि प्रबल होगा तो डेल्टा ओ का मान अधिक होगा, और दुर्बल होगा तो डेल्टा ओ का मान कम होगा। यहाँ पे संदर्भ के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसमें देखिए सबसे कमज़ोर लिगेंड है आयोडाइडो, फिर ब्रोमाइडो, फिर थायोसाइनेटो, फिर क्लोराइडो, फिर सल्फाइडो है, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो कार्बोक्सिलेटो, ऑक्जिलिक अम्ल है, ऑक्जिलेटो है, फिर है एक्वा, फिर NCS यानी थायोसाइन आइसोथायोसाइनेटो, फिर EDTA, फिर एमीन,
एथिन 1,2-डायमीन साइनाइड और कार्बोनिल। यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोनिल सबसे अधिक प्रबल है और आयोडाइड सबसे अधिक दुर्बल है। ये सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल यानी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ये श्रेणी विभिन्न लिगेंडों द्वारा बने संकुलों के द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित है। उनके प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पर ये प्रबलता, अपेक्षित प्रबलता निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के वितरण की। जो अष्टफल की उपसंयोजन सत्ता है यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह होता है? तो ठीक उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होने के नियमानुसार होता है। पहला इलेक्ट्रॉन T2G कक्षा में आएगा, दूसरा भी T2G में आएगा और तीसरा भी T2G में आएगा, क्योंकि नीचे 3 कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक हैं। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो उसके लिए यहाँ पे 2 संभावनाएं हो सकती हैं। कैसे? यहाँ आप देख सकते हैं, हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं T2G और T2G यानी कम ऊर्जा लेवल के यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं और अधिक ऊर्जा के 2 ऑर्बिटल हैं। तो पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किस में जाएगा? इसकी 2 संभावनाएं हैं। पहला तो Eg में जाएगा। कब जाएगा Eg में? जब इगुमन ऊर्जा और डेल्टा O में से डेल्टा O कम है और युग्मन ऊर्जा अधिक है, तब तो ये Eg में चला जाएगा। और यदि युग्मन ऊर्जा कम है और डेल्टा O अधिक है तो ऐसे में ये युग्मित हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे Eg 2 ऑर्बिटल हैं, इनकी ऊर्जा अधिक है, और T2G में 3 ऑर्बिटल हैं, इनकी ऊर्जा कम है। अब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। यदि डेल्टा O का मान P यानी पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा इससे कम है, अगर यदि डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा से कम है तो वो इसको सीधे पार कर जाएगा। युग्मन के लिए जो अधिक ऊर्जा लगना है वो ना लेकर के वो कम छोटा मार्ग अपनाएगा, सस्ता मार्ग। यहाँ पर उसको कम ऊर्जा में खाली ऑर्बिटल मिल रहा है, तब तो ये Eg में जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति में जब डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा P से अधिक होगा तो फिर क्या करेगा? वो डेल्टा O पार ना करके यहाँ पे युग्मित हो जाएगा। तो ये 2 संभावनाएं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। 2 में से कौन सा मार्ग अपनाएगा ये किस पर निर्भर करता है? लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करता है। आप युग्मन ऊर्जा जानते ही हैं। एक इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो युग्मन ऊर्जा कहलाती है, और ये इसका जो मान है वो लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करेगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई, युग्मन ऊर्जा और डेल्टा O। तो ये 2 कंडीशन आप जान चुके हैं। जब डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा से कम होगा तो Eg में जाएगा, और जब डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होगा तो फिर ये T2G में जाएगा। तो अब हम देखें पहली स्थिति में विन्यास क्या होगा चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। जब पेयरिंग एनर्जी से कम एनर्जी है डेल्टा O की तो ये T2G3 और Eg1 होगा, और यदि ज़्यादा हैं तो ये T2G4 और Eg0 होगा। इस तरह से ये
चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा। और इस तरह से जो विन्यास प्राप्त होता है, जिसमें चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है, ये इस तरह के जो लिगेंड हैं, जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। और इनमें जो संकुल बनेगा वो उच्च पृथक्करण यानी हाई स्पिन संकुल बनेगा, क्योंकि ये जब युग्मित नहीं होंगे तो संकरण के लिए हमें 4d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होंगे, 3d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए ऑर्बिटल कौन से होंगे? 4s, 4p और 4d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। तो जब दुर्बल लिगेंड होगा तो ऐसे में आपके जो संकरण में भाग लेंगे वो ऑर्बिटल होंगे 4s, 4p और 4d। बनने वाला संकुल हाई स्पिन संकुल यानी उच्च पृथक्करण संकुल बनेगा। इसको हम बाह्य क्षेत्र संकुल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4d कक्षक भाग लेते हैं। इसके विपरीत जब P का मान डेल्टा U से कम होता है यानी डेल्टा U का मान अधिक होता है, तो इस तरह का प्रभाव दिखाने वाले लिगेंड प्रबल होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो जो Eg वाले 2 ऑर्बिटल हैं वो हमें खाली प्राप्त हो जाते हैं, यानी 3d में 2 ऑर्बिटल हमें खाली मिलते हैं। तो ये 3d, 4s और 4p संकुलन में भाग लेते हैं, यानी ये जो संकरण होता है वो 3d, 4s और 4p में होता है, यानी ये लो स्पिन संकुल बनाते हैं। निम्न पृथक्करण, इसको चुना करके यहाँ काट दीजिए, इसको बदल दीजिए, इसको निम्न लिख दीजिए। लो स्पिन संकुल बनते हैं, निम्न पृथक्करण संकुल बनते हैं, क्योंकि इसमें 3d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। और इस तरह से लिगेंड को हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। और जो संकुल बनते हैं वो आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे। ऐसा देखा गया है कि D4 से लेकर D7 तक के ऑक्सीजन संयुक्ता वाले जो धातुएं हैं वो दुर्बल क्षेत्र संकुल की अपेक्षा प्रबल क्षेत्र संकुल अधिक स्थायी बनाते हैं। अभी तक हमने अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझा है। अब हम चतुष्फलकीय ऑब्जर्वेशन सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम कक्षों के विपाटन की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अष्टफलकीय ऑब्जर्वेशन सत्ता में स्प्लिटिंग होती है, उसकी विपरीत स्प्लिटिंग चतुष्फलकीय सत्ता में होती है। इसमें जो अंतर होता है ऊर्जा का, उसको हम डेल्टा टी द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर टी फॉर टेट्राहाइड्रल, तो डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ होता है, अर्थात लगभग आधा होता है। स्प्लिटिंग कम होती है, इसमें मतलब एनर्जी का जो गैप है वो बहुत कम रहता है। ऑक्टाहेड्रल से लगभग 4/9 गुना होता है, अर्थात इनकी जो विपाटन ऊर्जा है वो हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम रहेगी और हमेशा निम्न पृथक्करण संकुल बनाने की संभावना कम रहेगी, यानी ये उच्च पृथक्करण संकुल ही बनाएगी, क्योंकि युग्मन ऊर्जा से डेल्टा टी हमेशा पी से कम रहेगी, इसलिए युग्मन की संभावना नहीं होगी। तो युग्मन नहीं होंगे तो लो स्पिन संकुल नहीं बनेंगे और निम्न पृथक्करण संकुल नहीं बनेंगे। तो कौन सी बनेगी? यानी 3d ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेंगे तो 4d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे, यानी उच्च पृथक्करण संकुल की संभावना अधिक होगी।